नमस्कार। हमारे बीच में श्री मिहिर तुर्किया जी हैं, जो कि तुर्किया एंड एसोसिएट्स के पार्टनर हैं और नोवेल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। मित्रों, आप जब पूरी तरह से लॉकडाउन चालू था उस दौरान भी मिहिर जी से आप रूबरू हो चुके हैं और आप उनके एक्सपीरियंस और उनके तजुर्बे का लाभ ले चुके हैं। जैसा कि अब आप जानते हैं कि आज की हमारी सबसे आवश्यक जो इम्पोर्टेंट जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, ई संचित पे रजिस्ट्रेशन आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए एसेंशियल है, नेसेसरी है। तो इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आज एक बार फिर से हमने मिहिर जी को रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमारे बीच में आए, हमारे मेंबर्स को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें, जिससे कि आगामी महीनों में जो अप्रैल से बिजनेस एक नए डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो उस वक्त जो है आप फुल्ली जो गवर्नमेंट की कंप्लायंस रिलेटेड आवश्यकताएं हैं उस बात को समझते हुए अपने आप को तैयार कर सकें और आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, मैं डीजीपीसी की तरफ से श्री मिहिर जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे कन्वीनर श्री मनीष जीवानी जी की तरफ से भी सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, क्योंकि कुछ अपरिहार्य कारणों से भी जुड़ नहीं पा रहे हैं, प्रयास करेंगे जुड़ने के लिए। इसके साथ ही डीजीपीसी के सभी सदस्यों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस पूरे चर्चा को, इस पूरे प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखें, समझें। कार्यक्रम के अंत में जो है प्रश्नोत्तर काल होगा, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। आप अपने प्रश्नों को Q&A में या चैट में कहीं भी लिख सकते हैं और पूरा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद में हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम मिहिर जी के कॉन्टेक्ट डिटेल्स को भी आपको शेयर करेंगे। आपकी अगर कोई 1-to-1 आवश्यकताएं हैं आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या कोई अन्य तरह की, तो आप सीधे मिहिर जी से जुड़ सकेंगे। तो मैं इसी बात को न लंबा करते हुए मैं मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग नाली, हम अब मिहिर जी को माइक हैंडओवर करते हैं और मिहिर जी और मेंबर्स एक बार फिर सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। मिहिर जी, कृपया आप आगे आप संचालित करिए। पांडे जी, थैंक यू सो मच। और मैं सभी ज्वेलर्स के बीच में वापिस एक बार आने में मैं काफी खुशी महसूस कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी जो मेरे को याद है, मैं अपनी लैंग्वेज ज्यादा करके हिंदी या मिक्स रखूंगा, हिंदी इंग्लिश, प्योर इंग्लिश आई वुड ट्राई टू अवॉइड। तो इसके लिए सबसे पहले तो मनीष भाई को भी मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और जितने भी ज्वेलर्स भाई यहाँ पे बैठे हैं, मैं बता दूं कि लास्ट जब सेमिनार लिया था तब मेरे ख्याल से शायद गोल्ड 39-40 हजार था, फिर 55 हजार चला गया और फिर 44 हजार आ गया है। तो आप लोगों के सबके बिजनेस में कोरोना की वजह से क्या अफेक्ट आया होगा, क्या मुझे इसका बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं है, बट एज अ लीगल पर्सन या एज अ कस्टम्स पर्सन या जीएसटी और कस्टम्स का कंसल्टेंट होने के नाते मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ने कस्टम्स और जीएसटी दोनों में काफी इंप्रूवमेंट करने की ट्राई करी है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो उनका एक लार्जर विजन है गवर्नमेंट का, वो अचीव किया जा सके। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि मैं एक मिनट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन फर्स्ट, एक सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है मेरा मैडम? जी जी उसको एनलार्ज करिए सर, तो दिख रहा है एनलार्ज कर। एक सेकंड, राइट, अभी क्लियर है? क्लियर है सर। नीचे जो बकेट टाइप जो दिख रहा है ना आइकन, वहां पे आप एनलार्ज कर दीजिए उसको, वरना दिख तो रहा है सर, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू इफ यू वांट। एक मिनट Sir, it's like visible enough, no problem, you can continue. है ना? मैं को और आप बोलो थोड़ा सा और बड़ा कर दूं उसको, ऐसा चलेगा सर, no problem.
फुल स्क्रीन नहीं कर सकते यहाँ से। दैट्स व्हाट मैं ट्राई करता हूँ, 1 मिनट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। फुल स्क्रीन कैसे होगा? बकेट टाइप जो आइकन आपको दिख रहा है वहाँ पे लेफ्ट राइट, लेफ्ट में कहाँ पे आएगा ये फुल स्क्रीन? नीचे नीचे जो है राइट साइड में, सॉरी। ओके, सर बोल रहे हैं दिख रहा है, मोबाइल में भी दिख रहा है, सो डोंट वरी ऑन दैट, वी कैन स्टार्ट ऑफ विद द प्रेजेंटेशन। राइट राइट, हेलो, फाइन। तो ये जो मेरा सबसे पहला पेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितने भी लीगल अपने यहाँ पे इतने सालों में कस्टम्स, जीएसटी, डीजीएफटी फॉरेन ट्रेड, मतलब जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और जितने भी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और स्पेशली टैक्सेशन और रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स थे, वहां पे इंडिया में आज से कुछ साल पहले तक, मतलब 10-1 साल पहले तक बहुत ज्यादा पेपर वर्क, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और एनी पर्टिकुलर पर्सन, एक लार्जर स्केल पे सब जगह बहुत ज्यादा पेपर वर्क था, जो कि एक साधारण व्यक्ति या साधारण बिजनेसमैन के लिए करना या तो संभव नहीं था, या करता था तो उसके अंदर जो टाइम और एफर्ट्स और कॉस्ट आती थी उसकी, वो बहुत ज्यादा इलॉजिकल रहती थी। मैं इसको इलॉजिकल कहूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव की कॉस्ट जो है वो हमेशा एक मिनिमल रहनी चाहिए और इतनी इजी रहनी चाहिए कि व्यक्ति अपने बिजनेस पे फोकस करे, न कि उस लीगल कॉम्प्लायंसेस पे। सो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इसके अंदर काम किया है पिछले 1 साल में, और करीबन आप मान के चलिए कि लगभग सभी डिपार्टमेंट में बहुत सीरियस मेजर्स ले लिए हैं, दैट इंक्लूड्स ऑल द डिपार्टमेंट्स। अब आज अपना जो स्पेशल टॉपिक है वो है कस्टम्स। तो कस्टम्स में हर किसी को कस्टम के नाम से आदमी टेंशन में आ जाता है कि कस्टम में कुछ भी इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है तो बहुत पेपर वर्क लगेगा, बहुत ज्यादा हमको एक सीएचए अपॉइंट करना पड़ेगा, वो वहां पे जाके सब अपॉइंट कस्टम ऑफिसर से इंटरेक्ट करके फाइलिंग करेगा, दुनिया भर की क्वेरीज आएगी। तो और ये बात सही भी है, ये ऐसा ही माहौल था कुछ साल पहले तक। पर अभी ये जो मैंने एक चार्ट बनाया यहाँ पे, कस्टम इनिशिएटिव्स बूस्ट इंडिया, जो ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स है, उसमें रैंकिंग 80 हो गई है, कस्टम्स की रैंकिंग स्पेशली, जो पहले बहुत हाई लेवल पे थी, अभी काफी अच्छे लेवल पे आ गई है रैंकिंग। उसके लिए जो गवर्नमेंट ने किया है वो सब हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि एक तो नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान है गवर्नमेंट का, जिसमें एडवांस फाइलिंग बाय इंपोर्टर्स, ये मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि ये सब ई संचित से रिलेटेड ही है। एडवांस फाइलिंग बाय इंपोर्टर्स ये होता है कि जैसे आज आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो आज से 1 साल पहले तक तो क्या होता था कि उन डॉक्यूमेंट्स का जी आपने एक्चुअली नेक्स्ट स्लाइड पर ये नहीं किया है, स्क्रॉल नहीं किया है सर, इफ यू कैन स्क्रॉल द स्लाइड। 1 मिनट, ये स्लाइड दिख नहीं रही है आपको, ये वाली? नहीं सर, अभी संजीव की दिख रही है फर्स्ट वाली स्लाइड आपकी, तो आप 3rd नंबर जो आप जिसमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, उस पे आ जाइए। 1 मिनट, ये अब आएगी वापस से? नहीं, अगर आप चाहें तो हम यहाँ से अपलोड कर दें। हम कर देते हैं सर, आप स्टॉप कर दीजिए ऊपर जो है ना आइकन। हाँ तो मैं मेरे यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, श्योर। हाँ, आप यहाँ से स्टॉप कर दीजिए, मैं करती हूँ। आप उसको चालू कर दीजिए वहां से। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या यही स्लाइड है ना, 3rd वन? यस हाँ यही स्लाइड, या सो नाउ कस्टम्स में स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट ने अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांजैक्शन में जो कस्टम की रैंकिंग आप सेंटर में देखेंगे 80 हो गई है इंडिया की, जो कि बहुत अच्छी हो गई, जो पहले 100 के ऊपर हुआ करती थी। इन सब के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे एफर्ट्स किए हैं, तो ये सब एफर्ट्स को एक मैं समराइज करा हमने यहाँ पे। सबसे पहले तो नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान है गवर्नमेंट का, उस एक्शन प्लान के अंतर्गत ये जितने भी मेजर्स यहाँ पे दिख रही है आपको, ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिए हैं।
All these measures have already been implemented by Government of India. To start with, सबसे पहले एडवांस फाइलिंग फॉर इम्पोर्टर्स. एडवांस फाइलिंग ये होता है कि जब भी आप कोई इंपोर्ट करते हैं तो पहले ये हुआ करता था कि डॉक्यूमेंट्स आने के बाद भी जब तक माल पोर्ट पे आ नहीं जाता था, आप डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं कर सकते थे. तो जब डॉक्यूमेंट फाइल नहीं कर पाते थे तो उसके बाद उस प्रोसेस को चालू करते थे, तो माल आने के बहुत 5-6 दिन तक आप डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क में ही उलझे रहते थे. सो गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि एडवांस फाइलिंग बाय इंपोर्टर्स में ये हो गया है कि आपका शिप या प्लेन जो भी आईजीएम फाइल करता है, आईजीएम मतलब इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, इमीडिएटली आप उसके बाद आपके पेपर ऑनलाइन बिल ऑफ एंट्री वगैरह बनाने के लिए फाइल कर सकते हैं, इनरेस्पेक्टिव ऑफ कि माल आने में अभी 1 दिन 2 दिन बचे हो तो भी. उसका फायदा ये होता है कि उसके पेपर वर्क से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज वो माल आने के पहले क्लोज हो जाती है. अगर गवर्नमेंट का कोई क्वेरी है तो क्वेरी रेज हो जाती है, अगर कोई क्वेरी सॉल्व करनी है तो आपको सॉल्व करने में 1-2 दिन का टाइम मिल जाता है. ये सब करते करते बाय द टाइम मटेरियल इज रिसीव्ड एट द एक्चुअल पोर्ट or airport or seaport, your paperwork is complete, you are all clear with all paperwork and you are almost ready for the delivery. So ये कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेव कर लिया है. So this is one of the very good initiatives for trading across borders में ease of doing business में. Second है टाइम रिलीज स्टडीज. इसके अंदर टीआरएस, इन्होंने बहुत डीपली टीआरएस करके जहां पे सीएफएस, कस्टम्स, जितनी भी दूसरी एजेंसीज लगती है उन सब से रिलेटेड जो प्रोसेसेस है उसको इम्प्रोवाइज किया है, जिससे उनके टाइम जो मटेरियल रिलीज होने में टाइम लगता है उसकी स्टडी हो जाती है. अपग्रेडेशन ऑफ आइसगेट. अब आपको सबको मालूम होगा कि ये ऑनलाइन पोर्टल है गवर्नमेंट का आइसगेट नाम का, जिसके ऊपर ये सब ऑनलाइन फाइलिंग और ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर्स कंप्लीट होती है कस्टम्स की. ये सब प्रोसीजर्स इस पोर्टल पे जब होती थी तो बहुत बेसिक पोर्टल हुआ करता था पहले आइसगेट, और अब ये पोर्टल को बहुत इन्होंने अच्छी तरह से अपग्रेड कर दिया है, बहुत ऑटोमेटेड कर दिया है और आपको 99.9% चीजें इसी पोर्टल पे जाके हो जाती है, इंक्लूडिंग द इंटरेक्शन विद कस्टम ऑफिसर. डायरेक्ट पोर्ट एंट्री डीपीई. जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट सीधे पोर्ट पे एंट्री कर सकते हैं, बीच में सीएफएस कस्टम्स वगैरह आप यू कैन रिमूव. ऑफकोर्स इसमें काफी सारी इनिशियल परमिशंस वगैरह लगती है फॉर डीपी, बट गवर्नमेंट हैज डेफिनेटली अ प्लान टू रिड्यूस द टाइम एट द पोर्ट डिलीवरी आल्सो. आरएफआईडी सील्स. पहले एक फिजिकल सील होती थी जिसपे नंबर लिखा रहता था, वो नंबर हाथ से सब जगह नोट करना पड़ता था. एक नोट करने के लिए व्यक्ति, एक कस्टम ऑफिसर उसके ऑफिस से उठ के कई बार काफी लंबे लंबे डिस्टेंस क्रॉस करके उस कंटेनर पे जाके हाथ से लिखता था. अब वो सब करने की जरूरत नहीं है. देयर इज अ मशीन विच कैन स्कैन द आरएफआईडी सील्स और वो सीधा सिस्टम को अपडेट कर देता है कि ये बराबर सील का मटेरियल इस टाइप से यहाँ पे पड़ा हुआ है इस लोकेशन पे और इस पर्टिकुलर कंटेनर में, इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर है. डीपीडी, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी. डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरीज की गवर्नमेंट ने एक रूल कर दिया है कि आपको जो सबसे पहले मैंने आपको आइटम कवर किया था एडवांस फाइलिंग बाय इंपोर्टर्स, वो एडवांस फाइलिंग बाय इंपोर्टर्स करने के बाद जैसे ही आपको पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है तो जैसे ही मटेरियल आएगा वो डायरेक्टली पोर्ट से डिलीवर होकर सीधा आपके यहाँ पे आ जाएगा. वो कहीं पे भी रास्ते में रुकेगा नहीं, कहीं पे भी दूसरे कोई एजेंसी पे नहीं जाएगा, सिंस ऑल योर पेपर वर्क एंड कस्टम फॉर्मेलिटीज आर क्लोज्ड. सो दिस हैज आल्सो सेव्ड लॉट ऑफ टाइम. और इसमें क्या होता है स्पेशली कि बाहर से जब कंटेनर्स आते हैं या फ्लाइट से जब मटेरियल आता है तो काफी सारी डेमरेज डिटेंशन के प्रोविजंस रहते हैं, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 21 दिन बाद. तो ये सब टाइम जो पहले लगता था और उसके बाद डैमेज डिटेंशन भी लगता था, वो भी बच गया है. नेक्स्ट इज ई संचित विच इज आवर मेन टॉपिक टुडे. अभी तक ये 1 साल 1.5 साल मतलब 2017-18 तक ये ट्रेंड था कि आपके पेपर्स, आपका व्यक्ति, आपका ऑफिस का आदमी या आप किसी सीएचओ को अपॉइंट करते हो तो वो सीएचओ उस पेपर को लेके फिजिकली पोर्ट पे जाता था, फिजिकली कस्टम ऑफिसर को पुटअप करता था, उस फिजिकली कस्टम ऑफिसर को पुटअप करके उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करना पड़ता था कस्टम ऑफिसर को, और कस्टम ऑफिसर को प्रेजेंट करने के बाद कस्टम ऑफिसर उसकी क्वेरीज निकालते थे. उस क्वेरीज के जवाब के लिए वापिस आपको अगले दिन उसकी क्वेरीज का रिप्लाई लेके जाना पड़ता था. सो ये सब प्रोसीजर में भी 3 से 4 दिन मिनिमम लग जाते थे, और यदि उसमें बीच में कहीं गवर्नमेंट हॉलीडे या वीकली ऑफ आ गया तो नंबर ऑफ डेज आपके और इंक्रीज हो जाएंगे. सो अल्टीमेटली ई संचित इंट्रोड्यूस किया गया
ई संचित के अंदर ये बोला गया है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके वो आपके एंड पे स्कैन करके पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप उसको अपलोड कर दीजिए। ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है ये मैं आपको अभी आने वाले पीपीटी में बताऊंगा। तो ये पूरे पेपर स्कैन होकर जब अपलोड हो जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को वहां पे उनके पोर्टल पे दिखने लगते हैं। वो उसके बेसिस पे क्वेरी रेज करके आपको क्वेरी भी ऑनलाइन पोर्टल पे दे देते हैं और उसकी क्वेरी का रिप्लाई भी आप ई संचित पे अपलोड कर सकते हो। तो लिटरली आप आपके टेबल पे आपके लैपटॉप पे बैठ के ही पूरा क्लियरिंग का वर्क कंप्लीट कर सकते हो। या अगर आपने सीएचए को भी दिया है तो आपका सीएचए भी वो कंप्लीट वर्क एटलीस्ट पेपर वर्क the clearance on the paper part will be done on your laptop or on your system only. You did not leave that office. आपको इतनी दूर पोर्ट जैसे नावा शेवा आपके यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है या एयरपोर्ट भी अपने आप में बहुत दूर पड़ता है कई जगह से, तो ये सब आपको अब करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ई संचित। नेक्स्ट इज एईओ, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। इसमें गवर्नमेंट ने क्या रेटिंग कंसेप्ट लेके आ गई है कि कुछ बड़े इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को after performing certain formalities they'll give the status of AEO, authorized economic operator। तो ये वो एक्सपोर्टर्स है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत क्लीन है, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ कस्टम्स ड्यूटी दे पे। तो उस लेवल पे जाके वो लोग जब स्टेटस मिल जाता है किसी एईओ को या ऑथराइज्ड ऑपरेटर को तो उस व्यक्ति का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत स्मूथ हो जाता है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट लेट गो कर देती है और अपन एक अपनी भाषा में बोले यहाँ लेमेन्स लैंग्वेज में बोले तो ग्रीन चैनल मिल जाता है। मतलब कस्टम वगैरह में कहीं पे एग्जामिनेशन नहीं होता है, आपको बैंक एलसी वगैरह खोलने में भी बहुत इजी हो जाता है, आपको बैंक एलसी के नॉर्म्स सॉफ्ट हो जाते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो बैंक भी लेट गो कर देती है इफ यू आर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रोविजंस व्हिच आर इन ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। ये मेरे ख्याल से एक हम सब्सिक्वेंट सेमिनार एक और इस पे जीजेईपीसी रखने वाला है, वो कभी भी तब हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। एंड स्विफ्ट इज सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव विंडो है जिसमें एक तरह से जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ऑपरेट हो जाती है और मैनेज होती है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, अपन ई संचित पे शिफ्ट होते हैं। मैं कहता नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मिलान मैम। I would request Milan madam to change the slide. Yeah. अब जैसे मैंने आपको कहा कि ई संचित आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है कस्टम्स का उसको मैनेज करना ऑनलाइन घर बैठे, उस चीज का फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट ने दी है। सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी ऑनलाइन। तो आपको पहली बार तो इसको कराने के लिए एक नया यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ब्रीफ में पहले यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ब्रीफ अप कर देता हूँ। एज एविडेंट फ्रॉम द स्लाइड icegate.gov.in पे आपको जाना है। नेक्स्ट स्लाइड। या उसके अंदर आपको यूजर लॉगिन ऑप्शन करना है। ये आपको स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे दिया है जो आपको दिखेगा स्क्रीन, इस पे यूजर लॉगिन ऑब्लिक साइन अप रहता है जिसको आपको क्लिक करना रहेगा। सो यू विल बी नेविगेटेड टू द यूजर लॉगिन पोर्टल। नेक्स्ट मैम। जब आप वहां पे लॉगिन करेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी जहाँ पे आपको एक यूजर नेम खुद का क्रिएट करना है और पासवर्ड भी आपको खुद का ही क्रिएट करना है। जनरली यूजर नेम में आपको वो वेरिफिकेशन भी पूछ सकता है कि क्योंकि कई बार क्या होता है अपने कॉमन यूजर नेम रहते हैं वो रिपीट होते हैं तो दे विल उसमें एक मैसेज आ जाएगा कि प्लीज क्रिएट अ न्यू लॉगिन या प्लीज क्रिएट अ न्यू यूजर नेम। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा अनकॉमन नाम यूज करें या उसके अंदर कोई ऐसे डिजिट्स और ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दे जिससे कि वो रिपीट नहीं होता, आपको इजीली अलॉट हो जाएगा वो यूजर नेम। सो दिस इज वेरी सिंपल, आप लोग सभी ये ऑनलाइन जैसा करते ही है इतने टाइम से। हाँ नेक्स्ट। सो यहाँ पे आपको आइसगेट का एक रजिस्ट्रेशन होगा जो यूजर नेम इशू होने के बाद होगा, जिसमें आपके सीएचए से होगा। ये जैसे हमारा एक सीएचए का आईडी है जो हमने डाल रखा है अभी, और हमारा आइसगेट आईडी और ईमेल आईडी दोनों यहाँ पे डाल के आपको भी आपका एक आइसगेट आईडी डालना पड़ेगा जो कि डिफरेंट रहेगा ई संचित आईडी से।
और ईमेल आईडी आपको आपका यूज करना पड़ेगा जो वहां पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। यहाँ पे एक चेक अवेलेबिलिटी आ रहा है, दैट ऑल्सो यू कैन सी, एज आई टोल्ड यू कि यू विल, आपको यूजर नेम अवेलेबल है कि नहीं आपको वो यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर, प्लीज यूज योर एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल्स, इन केस ऑफ एनी क्वेरीज प्लीज कॉन्टेक्ट हेल्प डेस्क। सो इसके नीचे इसके कुछ रूल्स भी दिए हुए कि आप क्या यूज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। लाइक आईडी आईडी शुड नॉट कंटेन एनी ब्लैंक स्पेसेस, इट शुड नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स, it should not exceed 25 characters, email id should not exceed 50 characters, and id should be alphanumeric characters. So ये कुछ आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल करनी पड़ेगी, जिससे आपका यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा विद पासवर्ड। नेक्स्ट, ये सब मैंने एक्चुअल स्क्रीनशॉट्स ही इसमें शेयर किए हैं, सो अगर आप खुद भी करते हैं तो आपको ये ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, वो नेक्स्ट चल लीजिए। सो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे ताकि आपकी ऑथेंटिसिटी वैलिडेट हो जाए। बेसिकली बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर। एक तो आईसी स्कैन करके आपको स्कैन कॉपी देनी है उसके अंदर। एक आजकल डीजीएफटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है आईसी कोड का, तो उसका आपको ऑथराइजेशन लेटर एक डीजीएफटी से इश्यू होता है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड आधार कार्ड कॉपी ऑफ, ये तीन चीज आप जब अपलोड करेंगे तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का जो सबमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपने ई संचित में अभी तो रजिस्टर किया है, अभी ई संचित यूज नहीं किया है। सो एज अ यूजर यू हैव टू क्रिएट अ यूजर आईडी फॉर ई संचित, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज वही रहती है। अब मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूँ ई संचित होता क्या है। ई संचित जैसे मैंने आपको कहा, एक गवर्नमेंट का एक लार्जर प्रोग्राम है स्विफ्ट करके, यूजर इंटरफेस एंड फैसिलिटेशन फॉर ट्रेड सिंगल विंडो करके। सो उसके अंदर पेपरलेस प्रोसेसिंग के लिए ई संचित क्रिएट किया गया है। बेसिकली ई संचित मीन्स, संचित का प्योरली हिंदी में मीनिंग जो है एक संचय करना, मतलब स्टोरेज। सो बेसिकली इट्स अ स्टोरेज ऑफ डेटा, स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड स्टोरेज फॉर गवर्नमेंट रिलेटेड टू ऑल इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स। ई संचित धीरे धीरे कस्टम्स से लेके लोग दूसरे टैक्सेस पे भी लेके आएंगे, जहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होके रखे जा सकते हैं। आपके अभी जितने भी फिजिकल सबमिशन हो रहे हैं वो सब भी ई संचित में शिफ्ट हो जाएंगे, ऑफ अदर टैक्सेस ऑल्सो, नॉट ओनली कस्टम्स। सो संचित मीन्स ई स्टोरेज एंड कंप्यूटराइज्ड हैंडलिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स, एंड इट अलाउज ट्रेडर टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डिजिटली फॉर ऑब्टेनिंग क्लियरेंसेस। सो अभी कस्टम्स के रेफरेंस से बात करें तो आपके क्लियरेंस से रिलेटेड जितने भी कस्टम्स के डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने में ई संचित महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आपको उसी प्लेटफॉर्म पे इसको अपलोड करना है। एक IRN नंबर और DRN नंबर आगे 2-3 बार यूज होगा, मैं उसका एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। IRN नंबर स्टैंड्स फॉर इमेज रेफरेंस नंबर। आप एक डॉक्यूमेंट जब ऊपर अपलोड करते हैं तो वो स्कैन करके अपलोड होता है, तो एक वो इमेज क्रिएट होती है उसकी, JPG या PDF, विच इज अ यूनिक टू ईच डॉक्यूमेंट। अब पूरे इंडिया में हजारों लाखों पेपर रोज अपलोड होंगे ई संचित पे। सो गवर्नमेंट ने उसकी यूनिक आईडी दी हुई है हर पेपर अपलोड होने की। उसको हर डॉक्यूमेंट के लिए वो यूनिक है, वो कभी भी रिपीट नहीं होती किसी और डॉक्यूमेंट से, नहीं तो ये पूरी सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगी अगर ये रिपीट हो जाएगा तो। और ये बहुत जरूरी फीचर है इस सिस्टम का कि हर डॉक्यूमेंट का एक यूनिक नंबर हो, जिससे कि वो उस कस्टमर या उस इंपोर्टर या उस एक्सपोर्टर से रिलेटेड कोरिलेट किया जाए उसको ऑनलाइन। A group of IRN should be entered into the bill of entry and not DRN. अब हर डॉक्यूमेंट में 5 या 6 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मतलब हर इंपोर्ट में 5 या 6 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कौन से रहते हैं, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, BL, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इस टाइप की चीजें। तो हर डॉक्यूमेंट का एक इंडिविजुअल IRN नंबर होता है, और वो सब जिस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट में अपलोड होते हैं उसका एक यूनिक DRN नंबर अलग से रहता है, विच इज डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर। सो DRN और IRN में ये फर्क है कि एक DRN के अंदर 5 IRN हो सकते हैं, और विच इज अ यूनिक रेफरेंस टू द बैच ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। मतलब आपका एक पर्टिकुलर इंपोर्ट लगा हुआ है तो उसका एक DRN होगा, आपके अगर 3 इंपोर्ट लगे हुए तो 3 DRN होंगे, और हर एक DRN में इंडिविजुअली 5 या उससे कम IRN होंगे। सो विच विल बी यूनिक टू दैट पर्टिकुलर यूनिक DRN। ठीक है, नेक्स्ट। तो बहुत सिंपल स्टेप है ये भी ई संचित की। आपको 5 पेपर स्कैन करने हैं, आपको लॉगिन करना है वेबसाइट पे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वैसे। एक्सेस द ई संचित एप्लीकेशन इज प्रोवाइडेड इन मेनू,
मैं आपको आगे वाली स्लाइड में उसका मेनू बताऊंगा कि कैसे ई संचित पे आप एक्सेस कर सकते हो। और अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्लिकिंग ऑन अपलोड डॉक्यूमेंट्स बटन, आप जैसे आपने सबसे पहले आपको एक अच्छा स्कैनर रखना पड़ेगा आपके ऑफिस पे, अगर आपको ई संचित खुद ऑपरेट करना है तो एक अच्छे लेवल का स्कैनर जो प्रॉपर स्कैन करे डॉक्यूमेंट्स। और सबसे बड़ी बात है, अच्छे स्कैनर का मतलब ये रहता है कि वो छोटी साइज की स्कैन कॉपीज बना सकता है। बहुत जो बेसिक स्कैनर्स देते हैं वो बहुत बड़ी फाइल बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पिक्सल डेंसिटी रहती है वो प्रॉपर नहीं रहती, तो बहुत बड़ी फाइल बनती है, तभी वो डॉक्यूमेंट स्कैन होता है। पर किसी अच्छी क्वालिटी का स्कैनर अगर आप लेंगे तो उसके अंदर पेपर साइज, मतलब स्कैनिंग साइज जो होगी वो कंट्रोल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हर पेपर के लिए एक लिमिट है, अपर लिमिट, कि 1 MB से बड़ी स्कैन की जो PDF की जो फाइल है वो नहीं होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको ध्यान में रखना है कि 5 डॉक्यूमेंट मैक्सिमम अलाउड है, और पर डॉक्यूमेंट 1 MB शुड बी द साइज ऑफ द स्कैन कॉपी विच यू हैव क्रिएटेड आफ्टर स्कैनिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, और अगर ये आपसे नहीं होता है तो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर लाने पड़ेंगे कि जो स्कैन कॉपी की साइज कम कर दे। अल्टीमेटली जब आप उसको अपलोड करेंगे तो आपको ई संचित एप्लीकेशन में जाके उसको अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन में जाके अपलोड दबाना है। तो जैसे ही अपलोड दबाएंगे तो ऑप्शन आएगा, मैं आगे स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगा ये कैसे होगा। और अल्टीमेटली उसको जब अपलोड हो जाए तो उसको डिजिटल सिग्नेचर से वैलिडेट करना है। ये प्रोसीजर मैं आगे की स्लाइड से बताऊंगा कि कैसे दिखेगा आपको ऑन स्क्रीन। मैम नेक्स्ट स्लाइड करिए। तो एक मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ इंपोर्ट कंसाइनमेंट का। एक मैं आपको बैकग्राउंड और दे देता हूँ इसके पहले, कि आपको सबको अगर जो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं उनको ध्यान होगा कि आपके जो CHA है या कस्टम ब्रोकर है वो एक चेकलिस्ट क्रिएट करते हैं। वो चेकलिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको खुद का एक सॉफ्टवेयर लगेगा, तो उसके अंदर कंप्लीट उसका कैलकुलेशन और कंप्लीट कस्टम ड्यूटी वैल्यू, उसके नोटिफिकेशंस जो आप यूज कर रहे हैं, आपकी डिटेल्स, आपकी GST की डिटेल्स, आपके एक्सपोर्टर की डिटेल, आपके इंपोर्टर की डिटेल, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, HSN, ITC HSN, अगर कोई आपने एग्जम्पशन या कोई बेनिफिट लिया किसी नोटिफिकेशन का तो वो डिस्प्ले में आएगा। ये सब आपको पहले चेकलिस्ट में जनरेट करना पड़ेगा। चेकलिस्ट जनरली सबके इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर रहते हैं खुद के, या कस्टम के खुद के कुछ सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड करके आप चेकलिस्ट बना सकते हैं। और उस चेकलिस्ट को बनाने के बाद we have to move to create a e-संचित फाइल in import consignment. So चेकलिस्ट एक अलग सॉफ्टवेयर से बनेगी, और ई संचित पे जो अपलोड करना है वो चेकलिस्ट के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट्स होंगे। नेक्स्ट। अब जो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट कंसाइनमेंट। अभी मैं एग्जांपल इंपोर्ट का ले रहा हूँ कि इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी है वो है बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट। बेसिकली 99% केसेस में ये 4 ही डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करने पड़ेंगे। कुछ केसेस में कई बार टेस्ट रिपोर्ट है, किसी भी टाइप का कोई सर्टिफिकेट है, चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट है, ये सब रहता है तो वो 5th डॉक्यूमेंट हो जाता है। लेकिन इन सबकी एक ही शर्त है कि ई संचित पे अपलोड करने के पहले इनकी जो मेमोरी स्पेस है वो एक डॉक्यूमेंट की 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट इज मैंडेटरी 1 MB, उससे ज्यादा होगी तो ये रिजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट। गवर्नमेंट ने लिमिट इसलिए रखी हुई है कि पूरे इंडिया से इतने लाखों करोड़ों पेपर रोज अपलोड होंगे, तो गवर्नमेंट के पास भी स्पेस होना चाहिए उसके लिए। जैसे 5th डॉक्यूमेंट मैंने कहा, जैसे प्रोफार्मा, इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, टेस्ट रिपोर्ट, सर्टिफिकेट्स, सी सर्टिफिकेट्स, इस टाइप की चीजें रहती है। इट कैन बी एनीथिंग। सिमिलरली एक्सपोर्ट में भी आपको पहले एक चेकलिस्ट बनानी है जो आपके खुद के सॉफ्टवेयर या आपके CHA के सॉफ्टवेयर पे बनेगी, और उस चेकलिस्ट के अंदर आपको बना के और फिर ई संचित के साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करना है। नेक्स्ट। इसमें भी जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो लगभग सेम ही है। कमर्शियल इनवॉइस विद सेल्फ सीलिंग, जहाँ पे सेल्फ सीलिंग हो वहाँ पे सेल्फ सीलिंग परमिशन भी अपलोड करनी पड़ती है, क्योंकि कस्टम ऑफिसर को मालूम पड़ना चाहिए कि आपके पास परमिशन है सेल्फ सीलिंग की। अगर ये आपके पोर्ट, आपके प्रीमाइस में से सील होके आया है तो आपको कमर्शियल इनवॉइस
विद सेल्फ सीलिंग परमिशन आपको लगाना पड़ेगा, और पैकिंग लिस्ट। तो एक्सपोर्ट में बेसिकली ये 2 डॉक्यूमेंट्स रहते हैं मेजरली। नेक्स्ट, अब ये जो अपन ने सब डिस्कस किया था उसको ऑन स्क्रीन कैसे करता है, कैसा दिखता है, ये मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। ये भी बहुत सिंपल है, जैसा अपन ने लॉगिन आईडी क्रिएट किया था वही सेम स्क्रीन आएगी, और आपको यहाँ पे लॉगिन करना है यूजर नेम और पासवर्ड डाल के। नेक्स्ट, फिर इसके अंदर ई संचित ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड नंबर पे, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद ई संचित ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। इसके अंदर आप देखेंगे दूसरा ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, जॉब स्टेटस। ये वो है कि आपको जो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हो उसका क्या स्टेटस है, कस्टम ऑफिसर ने उसको असेसमेंट किया कि नहीं, उसको आगे मूव किया है कि नहीं। वैसे क्वेरी रिप्लाई, अगर कोई क्वेरी देता है तो क्वेरी रिप्लाई है, डिफर्ड ड्यूटी, फाइल अपलोड, नेविगेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर न्यू डीटीएस, एसटीएमआर। तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है, अपने को भी ई संचित पे फोकस करना है। सो आप जब भी ऐसे जाएंगे तो आप ई संचित पे क्लिक करके वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एक बार और दबा दीजिए। यस, तो आप जब भी आप उसमें ई संचित में जाएंगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट डिटेल्स आ जाएगा ये स्क्रीन। तो ये स्क्रीन आप देखिए, उसमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स की एक स्विच दिख रही है लाइट ब्लू कलर में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। आप उसको क्लिक करेंगे तो मिनिमम 5 डॉक्यूमेंट का बैच आप अपलोड कर सकते हो। सॉरी, मैक्सिमम आप 5 डॉक्यूमेंट का बैच अपलोड कर सकते हैं। इफ द डॉक्यूमेंट फेल टू मीट द रिस्ट्रिक्शन, मतलब आपका डॉक्यूमेंट साइज गलत है, 1 MB से ज्यादा है अगर, तो सिस्टम विल डिस्प्ले अप्रोप्रिएट कमेंट्स इंस्टेंटली अगेंस्ट ईच फाइल इंडिकेटिंग द एग्जैक्ट एरर। कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली एरर शो कर देगा, वो आपको उसमें कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब आप जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट्स को दबाते हैं तो आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा सामने, जिसमें चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। चूज फाइल, इसके नीचे उसके रिक्वायरमेंट दी हुई है कि डॉक्यूमेंट वैलिडेशन प्री रिक्विजिट्स। इसमें मैक्सिमम साइज 1 MB लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा बारीक अक्षर आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट था तो मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सपांड नहीं कर पाया। सो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम फाइल इज 5 विच इज अलाउड। अगेन सेम चीज, इट शुड बी इन PDF फॉर्मेट ओनली। ये आप ध्यान रखिएगा, कोई JPEG वेपेग नहीं चलेगा, आपको PDF फॉर्मेट ही अनिवार्य है। ईच फाइल शुड हैव अ यूनिक नेम। आप जब भी कोई PDF में आप स्कैन करते हैं तो आप जब सेव करते हैं तो आप एक ही नाम की 2 फाइल मत सेव कीजिएगा। अगर आपको नाम सेम भी रखना है तो आगे कोई डिजिट लगा के उसको 1 2 3 4 या कोई ऐसा नाम में चेंज दे दीजिएगा जिससे 5 फाइल के नाम अलग अलग रहे। सेम फाइल में वो ओवरराइट कर देगा या एरर बता देगा। एंड फाइल अपलोड विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ डिजिटल सिग्नेचर इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब ये मैं डिजिटल सिग्नेचर की प्रोसेस लास्ट में आपको बताऊंगा, पर पहले 4 कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट और पहली की 1 MB की साइज होनी चाहिए इंडिविजुअल फाइल की, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट की। अगर आप लोग सब स्कैन करते हैं रेगुलरली तो आप समझ जाएंगे कि जब तक कि या तो बहुत बड़ा कागज या कुछ बहुत हाई रिजोल्यूशन नहीं हो, 1 MB इज अ गुड फिगर। उसके नीचे रखना काफी इजी रहता है स्पेस को उस पर्टिकुलर फाइल की। सो जैसे ही आप चूज फाइल करेंगे तो आपके खुद के कंप्यूटर के डेस्कटॉप या कहीं पे भी आपको ले जाएगा सिस्टम, आपको जहां पे आपने फाइल सेव करके रखी स्कैन करके, वो 4 या 5 जो भी डॉक्यूमेंट है, अब ये चूज फाइल दबा के उनको अपलोड दबा दीजिए तो यहाँ पे लिस्ट आना चालू हो जाएगी। और आखिरी में जब लिस्ट आ जाए तो उसको अपलोड बटन दबाना पड़ेगा जो यहाँ पे बॉटम में राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से काफी बेसिक प्रोसीजर है। इसमें एक बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी इनफ है, किसी को कोई कस्टम का एक्सपर्ट होना या आइस गेट या ई संचित का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने उसको बेसिक सिंपल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कर दिया है, जो कि पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक डरावनी प्रोसेस हुआ करती थी। अब जब आप ये सेलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट टाइप की ईच डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड टू अपलोड, वंस द डॉक्यूमेंट्स आर सेलेक्टेड द सिस्टम विल प्रॉम्प्ट द यूजर टू चूज द डॉक्यूमेंट टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये आपको जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आई है उसमें से आप जो लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, कैप्टिव सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है। आपको जो जो लगाना है इसमें से आप लगा सकते हो। इसमें वे बिल, मास्टर वे बिल, इनवॉइस, ये सभी चीजें आती है। तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे देखिए फाइल नेम आ रहे हैं। तो ये 5 हमने एग्जांपल के लिए फाइल नेम लगा रखे हैं।
जो आप इसमें से सेलेक्ट करोगे फिर आप अपलोड करोगे तो ये 5 लिस्ट बनती जाएगी जो जो आपने अपलोड किया है। तो हमने देखिए यहाँ पे किया और BL, फिर CO इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, BL इज बिल ऑफ लेडिंग, PIL फ्रेट ये बिल ऑफ लेडिंग है ऑफिस से, फिर इनवॉइस लेटर, एंड देन लास्ट इज आई थिंक लास्ट मुझे भी पढ़ने में नहीं आ रहा आई थिंक क्या है, बट 5 डॉक्यूमेंट इस टाइप से अपलोड करेंगे और आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएंगे। तो ये एक लिस्ट आ जाती है कि आपने ये 5 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने के लिए रेडी रखे। अभी अपलोड हुए नहीं है, माइंड यू दैट, पहले अभी अपलोड होने के बाद आपको अभी अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सबमिट डॉक्यूमेंट टू जनरेट IRN फाइनली। अब ये जो 5 डॉक्यूमेंट आप जैसे अपलोड करके सबमिट करेंगे तो IRN जनरेट हो जाएगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो IRN, टू जनरेट IRN यूजर मस्ट क्लिक ऑन सबमिट बटन, अ डिस्क्लेमर पॉपअप वुड गेट डिस्प्लेड, यूजर मस्ट एक्सेप्ट द डिस्क्लेमर टू प्रोसीड फॉर IRN जनरेशन। ये आपको एक डिस्क्लेमर बात करेंगे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड आर करेक्ट। ये एक जनरल वार्निंग है जो आपको एक्सेप्ट ही करनी है, आप रिजेक्ट तो करेंगे नहीं, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो IRN जनरेट हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप है कस्टम में सबमिशन के पहले का। नेक्स्ट, मैंने पूछा तो दिया, नीचे भी मैंने बोला था, तुमने बोला हम कर रहे हैं, आप फॉर्म देखा था। तो अल्टीमेटली ये स्क्रीन आपको ऐसे दिखेगी जिसमें आप देखिए IRN और DRN जनरेट हो गया है। समझने वाली बात यहाँ पे आप ये देखेंगे कि DRN एक ही चल रहा है सेम। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर ये इंपोर्ट आप देख रहे हो, ये उसका यूनिक नंबर है, डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर, वो एक ही रहेगा कॉमन, लेकिन उसमें 5 डॉक्यूमेंट अपलोड किए आपने जो कि इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है, वो 5 की यूनिक आईडी आ गई है, 38383, 3884, 3885, 3886, 3887। ये पूरी प्रोसेस के अंदर आपको उसको डिजिटली साइन करना पड़ेगा। तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य है आपकी कंपनी का, और आपका एज अ डायरेक्टर या जो भी एज अ CHA जो भी आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो उसके साथ ही ये सबमिट होगा, उसके बिना ये सबमिट नहीं होगा। और ये पूरा कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसमें DRN नंबर, IRN नंबर, स्टार्टिंग डेट, मतलब किस डेट को अपलोड किया, डिजिटल साइन वेरीफाइड है कि नहीं है, दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप, ये बिल ऑफ लेडिंग है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, कमर्शियल इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, प्रोफार्मा इनवॉइस, ये इसमें आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल सबमिशन के बाद ये ऐसा दिखेगा। और IRN और DRN आना अनिवार्य है, ये दोनों नंबर नहीं आएंगे तब तक ये सबमिशन नहीं माना जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक और बार आपको, सो वी हैव जनरेटेड IRN एंड DRN नंबर। एक मिनट बैक लीजिएगा। सो जब IRN नंबर, DRN नंबर आ जाता है तो अपनी जो इंपोर्ट चेकलिस्ट अपने बना के रखी है उसके अंदर, वो इंपोर्ट चेकलिस्ट के अंदर आपकी जो सॉफ्टवेयर में बनती है उसके अंदर आप IRN और DRN नंबर ऐड कर दोगे, एंड देन वी सबमिट द इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेकलिस्ट टू द आइसगेट साइट। तो आइसगेट साइट पे जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो आपकी बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल जो भी है, एक्सपोर्ट है तो इंपोर्ट है तो वो जनरेट हो जाएगा। So this is a very basic process of e-Sanchit. It is nothing but scanning the documents and uploading on your checklist, and then finally that checklist is submitted to IceGate site for custom clearance. तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना ease of doing business हो गया है इसके अंदर। और अगर कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्टर या इंपोर्टर है तो इवन बिना CHA की मदद के ये काम पूरा कर सकता है। और इस काम के अंदर किसी भी आपको स्पेशलाइज पर्सन की, उस पर्सन को फिजिकली वहां भेजने की या भेज के कुछ भी 2-2, 3-3 दिन तक वहां पे कस्टम क्लियरिंग वर्क कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके आगे की जो प्रोसेस है वो इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की जो जनरल प्रोसेस रहेगी कि आपको एक असेसमेंट क्वेरी आएगी, उस क्वेरी को आप सॉल्व करें और आपका डॉक्यूमेंट अगर क्लियर हो जाता है, बिल ऑफ एंट्री एसेस हो जाती है तो आप ड्यूटी भर दें। सो दैट्स इट। तो दिस इज द बेसिकली e-Sanchit, which is a very simple and very sweet and short solution taken out by government for uploading of documents. मेरे ख्याल से ये प्रेपरेटरी PPT देख के सबको एक मन में ये होना चाहिए कि भाई कस्टम में कुछ चीजें तो सिंप्लीफाई हुई है, और इस लेवल पे सिंप्लीफाई हुई है कि आप आपके डेस्कटॉप पे बैठ के कंप्लीट क्लियरेंस का वर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी स्ट्रेस या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आपकी कोई क्वेरी ऐसी आती है जो बहुत टेक्निकल इन नेचर हो,
उसके लिए आपको शायद किसी कंसल्टेंट की मदद लेनी पड़े, CHA की मदद लेनी पड़े, या कोई कार्गो में कोई स्पेसिफिक इशू अराइज हो जाता है तो डेफिनेटली आपको उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा क्राइसिस का वहां पे जाके, which can be easily done. And I think if any question answer is there, I am open to it. मेहदी, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन की ये था कि जो डिजिटल सिग्नेचर की आप बात कर रहे हैं, तो कौन सा डिजिटल सिग्नेचर लगेगा? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, अलग-अलग कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशंस है। तो किस क्लासिफिकेशंस, किस क्लास के जो है डिजिटल सिग्नेचर्स? हाँ सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिजिटल सिग्नेचर को कवर भी करने वाला था पर वो रह गया। मैं थोड़ा सा 2 मिनट पहले समझा देता हूँ। आप लोगों को सभी को एक ये आवश्यक सूचना देना रहेगी मेरे से कि ये पूरी प्रोसेस में आपको डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। उस सिग्नेचर के बिना ये सबमिशन नहीं संभव है। तो आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो कौन सी क्लास है वो मैं आपको एक मिनट अभी बता देता हूँ। जो ई संचित है उसके लिए स्पेसिफिकली आपको क्लास 3 का, उसको क्लास 3 बोलते हैं हम लोग, क्लास 3 का ई साइन लगेगा। ई सिग्नेचर या ई वेरिफिकेशन हम बोलते हैं उसको, ई साइन। सो दैट ई साइन शुड बी क्लास 3, और ये आपको क्लास 3 का सिग्नेचर आपके पास रखना आवश्यक है। उस क्लास 3 का सिग्नेचर रखने के बाद ही आप इसको अपलोड करें और फिर उसको डिजिटली वैलिडेट करें या साइन करें। सो उसके बाद ही अपलोड होगा। सर ये क्लास 3 है, मतलब जो है वो। सर एक क्वेश्चन है चैट में, वी आर एट SAFES, Yes. you have online system of NSDL, we do everything on the NSDL system online only. Yes. Is it compulsory to register under iState and eSanchit? नहीं, इसके अंदर जो SEZ में है उनको तो NSDL की जो SEZ ऑनलाइन करके जो सॉफ्टवेयर है उसी पे हर चीज करनी है, हर डॉक्यूमेंट उसी पे अपलोड होगा। So for them, NSDL का जो सॉफ्टवेयर है SEZ ऑनलाइन, that is the compulsory platform. They don't have to go for iSgate or eSanchit. There is an integration plan by the government for both these platforms. So I think in मेरे ख्याल से आने वाले 6-8 महीने में ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, तब हो सकता है कॉमन पोर्टल हो जाए दोनों का। Next question है, how do I apply the digital signature to my documents? देखिए, डिजिटल सिग्नेचर के बहुत सारे प्रोवाइडर्स रहते हैं सब जगह। मतलब हमको तो रोज इतने मेल्स और SMS आते हैं एडवर्टीजमेंट के कि आप सिग्नेचर इतने में ले लीजिए, उतने में ले लीजिए। सो इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, बट फिर भी देयर आर 2-3 कंपनीज फॉर व्हिच आई कैन गिव यू द नेम्स। एक तो कौन सी, ई मुद्रा है और पेंटा साइन है। हाँ, एक पेंटा साइन है, एक ई मुद्रा है। ये 2-3 कंपनीज है जो आप शायद सर्च करेंगे गूगल पे तो इनके आपके एजेंट्स या आउटलेट्स या ऑफिसेस के एड्रेसेस मिल जाएंगे, जहां से आप आराम से सिग्नेचर, और आइसगेट पे भी ये लिस्ट दी हुई है पूरी। जो सिग्नेचर प्रोवाइडर्स है ना उनकी लिस्ट आइसगेट पे भी दी हुई है। और फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं मे बी आई कैन शेयर द लिस्ट ऑफ प्रोवाइडर्स टू मृणाल मैडम एंड मे बी यू कैन गिव इट टू योर मेंबर्स। मेंबर्स के और भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और आपको मैं इस प्रोग्राम के बाद में आप लोगों ने जो अपनी ईमेल आईडी और अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स सबको जो शेयर करे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ई संचित गवर्नमेंट ने इतना सिंपल बनाया है कि किसी को कोई मेरे ख्याल से क्वेरी का तो मेरे को लगता नहीं कोई प्रश्न उठे, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। एंड आई टेल यू दैट कि एक बार आप करेंगे ना तो इतना सिंप्लीफाई हो गया कस्टम क्लियरिंग कि अगर अनलेस अनटिल आप कुछ गलत करते हैं टेक्निकली या इंटेंशनली तो एक अलग बात है, अदरवाइज आपको आपके सीट से उठ के जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। You can easily get cleared things from your sitting at your table. That's it. और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, how do I sign into eSanchit as I am trying to open it? मतलब मैं समझा नहीं, मैंने लॉगिन का तो कांसेप्ट बताया था ना मैंने पीपीटी में स्टार्टिंग में, तो लॉगिन करना पड़ेगा। Okay. तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि हम प्रोग्राम के बाद में आपसे मेहर जी का कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर करेंगे। हाँ ठीक है, नॉट एन इशू। नहीं मेरे ऑफिस में 2 लड़के जो ई संचित और आइसगेट के एक्सपर्ट है, ऐसा कुछ होगा तो मैं उनसे बात करवा दूंगा, वो ऑनलाइन हेल्प कर देंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। So which website used for registration?
icegate.gov.in मेरा पहला स्लाइड ही वो था वेबसाइट का। हाँ, बस fine. आप देखें या तो वापस शेयर कर दीजिए एक बार फर्स्ट पेज ऑफ दैट स्लाइड शो, सेकंड पेज ऑफ दैट स्लाइड शो। तो फिर से लाइक क्विकली रन थ्रू करें वेबसाइट्स को, अगर किसने अगर लेट ज्वाइन किया है तो हाँ, मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है किसी ने लेट ज्वाइन किया होगा तो इसलिए नहीं होगा। या डिस्कनेक्ट हुए हो। तो एक बार हम आप सबसे फिर से वो स्लाइड्स शेयर कर रहे हैं जिसमें वेबसाइट के एड्रेसेस और डिटेल्स है, तो मेंबर्स आप यहीं पे बने रहें और एक बार आप दोबारा नोट कर लें, आपके सामने वो पूरा प्रेजेंटेशन होगा जिससे कि आपकी जरूरत की चीजों को आप यहीं से सीधे सीधे ले जाएं और आपको बाद में कोई चैलेंजेस ना फेस करना पड़े। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी टीम से कहें कि अगर आपका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दें तो मेंबर्स डायरेक्टली नोट कर लेंगे और आपको सीधे सीधे मेल्स लिख पाएंगे। देखिए, एक तो ये icegate.gov.in है, ये लिंक जिसपे रजिस्ट्रेशन होगा ई संचित का, सब कुछ इसी पे होगा, रजिस्ट्रेशन, सबमिशन, एवरीथिंग इज ऑन icegate ओनली। icegate इज द मदर पोर्टल फॉर कस्टम्स। मेंबर्स से निवेदन है कि जो अभी आपके सामने स्लाइड दिख रही है जिसमें icegate वेबसाइट का आईडी दिया गया है, आप उसको लिख लें या फोटो खींच के रखें अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं सबको, और बाद में आप इस वेबसाइट पे जाकर के अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझ सकते हैं। मिहिर जी का कांटेक्ट डिटेल्स इसके बाद में हम आपको शेयर कर देंगे जिससे कि आप अगर कोई डिफिकल्टी या चैलेंजेस फेस करते हैं तो उनकी टीम के साथ। एंड दिस स्लाइड शो आल्सो कैन बी शेयर्ड विद एवरी मेंबर, नॉट एन इशू। और इसमें वैसे लास्ट में मेरा फोन नंबर तो दिया हुआ है शायद लास्ट स्लाइड पे, ईमेल आईडी का मेरे को याद नहीं आ रहा दिया है कि नहीं। आई थिंक ईमेल आईडी मृणाल मैडम हैज इट, सो मे बी शी कैन शेयर इट विद देम। नो वरीज सर, आई शेयर, मैं शेयर कर दूंगी। या ये स्लाइड शो में आखिरी में आप डाल दीजिएगा ना, आखिरी स्लाइड में ये नाम के नीचे, तो सबको आ जाएगा वो। और एक क्वेश्चन आया है शायद सर, I have done simplified registration in eSanchit in 2019, so I required to register it again. I have done some simplified registration eSanchit in 2019. No, अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेम यूज कर सकते हो, इसका एक्सपायर नहीं होता है कभी भी। Can we get a copy of presentation? Yes. Copy of presentation, sir? हम presentation. हाँ, please, you can share it. Yeah, absolutely, not an issue. सबसे रिक्वेस्ट है कि चैट में अपनी ईमेल आईडीज डालें जहाँ पे हम सेव करके आपको भेज सकते हैं, और मेरा ईमेल आईडी मैं टाइप करती हूँ, मुझे आपकी जो रिक्वेस्ट है भेज दीजिए, आई कनेक्ट। डोंट वी नीड टू रजिस्टर DSC इन एडवांस? नहीं, DSC रजिस्टर नहीं होती है वो, आप जब DSC लेते हो क्लास 3 तो ऑलरेडी वो रेडी टू यूज होती है, आपको सिंपली यहाँ पे लगा के उसको वो करना है। तो विकी को बुलाना था अर्जेंटली। मेंबर्स को मैं अपनी ईमेल आईडी जो हमारी टीम मेंबर सेमिनाली की मैं अभी यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आप अगर कोई डिफिकल्टी या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो अपना ईमेल इस पे लिख सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे, और हम जो है आपके क्वेरीज का जवाब जो है मिहिर जी के द्वारा आपको देने का हम प्रयास करेंगे। आप इस ईमेल आईडी को नोट कर लें और जो भी और जिन लोगों ने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे शेयर की है या जो अभी शेयर कर रहे हैं तो जब अपन ऑलरेडी हुआ रहता है ना, शेयर कर दीजिए। हाँ, नहीं तो कुछ सेटिंग रहती है जावा के अंदर। नहीं, अपने को करना पड़ता है क्या रजिस्टर्ड? ऐसा नहीं, रजिस्टर्ड अलग से रजिस्टर नहीं करना पड़ता ना सर, ई सिग्नेचर ऑलरेडी सही आता है। कभी कभार क्या होता है कि ई सिग्नेचर देते टाइम आपने कोई डेटा गलत दे दिया हो, नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो, कुछ हो, तो वो क्या होगा कि icegate पे वो मिसमैच होगा, तो कई बार वो इश्यूज आते हैं। बाकी यू डोंट हैव टू सेपरेटली रजिस्टर द ई सिग्नेचर फॉर दिस पर्पस, क्योंकि क्लास 3 बनाई कस्टम्स के लिए। मैंने अपना ईमेल आईडी टाइप कर दिया है चैट में। If anybody wants to connect, please do connect at the email ID mrinali.aa@ggpcindia.com. और एक क्वेरी है सर, how will I find my icegate ID for creating a new user? अब icegate ID भी मतलब आप पहली बार icegate का अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए ना, उसके बाद ई संचित में रजिस्टर कर लीजिएगा। तो icegate का भी सेम प्रोसीजर, आप icegate पे जाएंगे तो उसमें you can create as a new user first time, मतलब उसको न्यू दे से रजिस्टर योरसेल्फ,
तो आप रजिस्टर कर लीजिए ऑनलाइन जाके आइस गेट पे। यहाँ पे एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगा पांडे जी और मैडम कि देयर इज वन स्मॉल इन्फॉर्मेशन व्हिच आई वुड लाइक टू गिव टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर। बेसिकली एक बेसिक कंसेप्ट अभी तक अपने आप ये था कि आपको कोई ना कोई सीएचए या कस्टम ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ता है फॉर कस्टम क्लियरिंग वर्क, और डेफिनेटली कई प्रोडक्ट्स में और कई जगह पे तो ये मैं भी मानता हूँ कि जरूरी है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज इश्यू इन्वॉल्व। बट एक ऑप्शन अभी पिछले काफी साल से है, बट अभी काफी वो एक्टिव हो गया वो ऑप्शन, जहाँ पे आप सेल्फ क्लियरिंग में जा सकते हैं। तो अगर कोई इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को कॉन्फिडेंस है कि या किसी वो अच्छे समझदार एम्प्लॉय को खुद के यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय रख के वो क्लियरिंग हैंडल कर सकता है इस टाइप से ऑनलाइन काम करके, अगर वो किसी को ट्रेन करते हैं इस काम के लिए, तो एवरी इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर हैज अ चॉइस ऑफ नॉट गोइंग टू एनी कस्टम ब्रोकर और सीएचए और कस्टम एजेंट, और आप खुद आपका सेल्फ क्लियरिंग की एक परमिशन एक बार वन टाइम लेनी पड़ती है आपको उस लोकल कमिश्नर से जहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो आप। वो परमिशन अगर आ जाती है तो उसके बेसिस आप ये खुद ही यहाँ पे बैठ के पूरा क्लियरिंग का वर्क हैंडल कर सकते हो। आपको उसके लिए किसी को फीस देने की या अलग से बहुत पैसा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। और ये सब गवर्नमेंट जो कर रही है वो उसी तरफ अपने को ले जाने के लिए कर रही है कि ये सब कॉम्प्लायंस वर्क जिसके लिए आपको बाहर वाले लोगों को अप्रोच करना पड़ता था, बहुत लंबी लंबी प्रोसीजर्स करनी पड़ती थी, वो इतनी सिंप्लीफाई कर दे कि आप खुद या आपके एम्प्लॉयज खुद बैठ के टेबल पे आपके ऑफिस के ये टास्क पूरा कर ले बिना किसी एडिशनल टाइम और कॉस्ट और एफर्ट्स के। तो दिस इज द बेसिक पर्पस। सो अच्छे बड़े इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को तो मैं सजेस्ट करूंगा कि you should definitely try to understand this process and you can start your own clearing without the help of any CHA or any broker, जिससे आपको over a period of time भी बहुत सेव होगा, डेफिनेटली पैसे भी in terms of फीस जो आप देते हो वो भी बहुत सेव होगी, और एक इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जब इन हाउस रहती है तो उसका एक सिक्योरिटी और एक गवर्नेंस के एंगल से उसका इंपॉर्टेंस भी अलग ही है। तो you should definitely think over of going for self clearing with the help of such things like AEO, E-संचित। ये गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटीज दे दी है कि अगर ये सब फैसिलिटीज आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल वे में आपका क्लियरिंग का काम चलता रहेगा घर बैठ के। थैंक यू मेहर जी। प्रश्न तो लगातार आ रहे हैं, लेकिन अब मैं सदस्यों से, मेंबर्स जो यहाँ जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा आप अपने प्रश्न को ईमेल के माध्यम से भेजें, क्योंकि जो समय सीमा है हमारी 1 घंटे की लगभग समाप्त हो चुकी है, और हम जो दूसरा वेबिनार हम इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए अप्रैल में शेड्यूल करने जा रहे हैं, उस वक्त मेहर जी आपके साथ में फिर से इंटरेक्शंस करेंगे। डेफिनेटली नहीं एनी क्वेरीज देयर, वी आर ऑलवेज देयर, नॉट एन इशू। और आप अपने प्रश्नों को सीधा उनसे भी पूछ सकते हैं, हमारे चैनल के द्वारा भी आप कर सकते हैं। यस, जुड़े आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। मेहर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नए साल में नए फाइनेंशियल में एक बार फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। होली की शुभकामनाएं आप सभी को।